वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, जो इसके नाम से ये पता चल रहा है कि जो एनी फ्रैंक है उनकी हम डायरी पढ़ेंगे, यानी कि उनका कुछ पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उनको क्या ऐसा हो गया कि उनको अपनी एक डायरी ही बनानी पड़ी, इसके बजाय कि वो एक अपना ट्रू फ्रेंड लेते, उनसे बात करते, पर उनको सारे व्यूज़ जितने भी वो सोचती थी, जितना भी उनको जितना भी उनमें उनके मन में जितनी बातें चल रही थी, उन्होंने सारा पेन डाउन अपने जो थॉट्स थे वो कहाँ पे कर दिए, अपने डायरी में। यानी कि एनी फ्रैंक खुद एक राइटर है इस चैप्टर की। एनालिज़ मैरे एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को उनका बर्थ हुआ, और फेब या मार्च में 1945 वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, यानी कि फेब मार्च 1945 के मिड में, यानी कि उनकी पर्टिकुलरली शो तो नहीं है पर उनकी डेथ हो गई। ये एक जूइश गर्ल थी, यानी कि जुडाइज्म रिलीजन को ये बिलोंग करते थे। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, उन्होंने अपनी डायरी कब लिखी? जब वो छिपी हुई थी। किन किन के साथ छिपे हुए थे वो? अपनी फैमिली के साथ। अब क्यों छिपे हुए थे अपनी फैमिली के साथ? अपने फैमिली के साथ भी छिपे हुए थे, अपने 4 फ्रेंड्स के साथ भी छिपे हुए थे, पर एम्स्टर्डम में छिपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। ये बचने के लिए छिपे हुए थे, यानी कि नाजी के ऑक्यूपेशन इतना ज़्यादा, यानी कि नाजी के लोग इतनी नफरत करते थे जूइश लोगों से, यानी कि जुडाइज्म वाले जो रिलीजन बिलोंग करते हैं उनसे इतनी नफरत करते थे। उनसे बचने के लिए वो हिडन रूम्स में चले गए। अब जो हिडन रूम थे वो थे एम्स्टर्डम में। उनके पापा जो ऑटो फ्रैंक थे, उन्होंने अपने ऑफिस में ही क्या एक सीक्रेट रूम्स बनाए थे, तो वहाँ पे वो छिपे छिपे रह गए 2 साल तक। फेब मार्च को, यानी कि वो उनकी डेथ हो गई। अब क्या रीज़न था कि उनकी डेथ भी हो गई, इस चैप्टर में वो पता चलेगा। बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, वो छिपी थी अपनी फैमिली के साथ, 4 फ्रेंड्स के साथ, यानी कि एम्स्टर्डम में। कब छिपे थे? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मन ने क्या कर दिया, अपना रूल नीदरलैंड में किया, तो वर्ल्ड वॉर 2 में वो उन्होंने क्या किया, वो छिप गए। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, तो उनकी फैमिली क्या गई, मूव कर गई एम्स्टर्डम में, जब नाजिस ने पावर मिल गई उनको जर्मनी में। जब नाजिस ने क्या किया, अपनी पावर कहाँ तक ले गए, जर्मनी तक ले गए, तो जो उनकी फैमिली थी उन्होंने कहाँ पे मूव कर दिया, एम्स्टर्डम में। बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू नीदर, पर वहाँ पे वो ट्रैप रह गए, यानी कि फंसे रह गए। कितने साल तक फंसे रह गए थे वो वहाँ पे? 2 साल तक। क्यों? जब नाजिस ने क्या किया, अपनी पावर को एक्सटेंड किया। कहाँ तक नाजिस ने अपनी पावर को एक्सटेंड किया? नीदरलैंड तक, यानी कि नीदरलैंड तक उन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड किया, तो जिसकी वजह से उनको वहीं पे रहना पड़ा उनसे बचने के लिए, क्योंकि वो उनको टॉर्चर करते थे। कौन? नाजी करते थे किनके ऊपर? जूइश लोगों के ऊपर। तो जूइश लोगों में से अपनी फैमिली के साथ, जिसमें कौन थे, एनी फ्रैंक भी थी, उनसे छिपने के लिए चले गए। द फैमिली वेंट टू द हाइडिंग इन जुलाई 1942, तो कब वो छिपे? 1942 में वो छिप गए हिडन रूम्स में अपने पापा के ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग में। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइड, यानी 2 साल हो गए थे उनको छिपे हुए। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, यानी कि बता दिया किसी ने कि यहाँ पे जूइश लोग हैं, कि इनको बता दिया नाजी के लोगों को। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? ऐसा स्मॉल प्लेसेस होती है जहाँ पे लोगों को यानी कि कुछ लोगों को रखा जाता है, ताकि किसने रखा होगा, नाजी के लोगों ने रखा होगा, जूश लोगों को रखा होगा कैद करके। कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता होगा, वहाँ पे चले गए, उनको रखा गया, क्योंकि उनको बिट्रे कर दिया गया। किनको? एनी फ्रैंक को बता दिया कि यहाँ पे लोग छुपे हुए हैं। वियर एनी डाइट, तो जिसकी वजह से एनी वहाँ पे मर गई। किसकी वजह से? टाइफस एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसकी वजह से वो मर गई। इन बर्गन बेल्सन में विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर, यानी कि कुछ दिन के बाद एनी फ्रैंक भी मर गई। कब? जब उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की जब क्या हो गई, डेथ हो गई। कि मार्गोट फ्रैंक भी उनकी क्या थी, सिस्टर थी बड़ी, जो उसके बाद किसकी फिर डेथ हो गई, एनी फ्रैंक की। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी कि अब उनके पापा ही जो बचे थे, सिर्फ वही सर्वाइवर थे उनके ग्रुप के। वो वापस आए एम्स्टर्डम में, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब क्या जब वॉर ख़त्म हो गई तो वो चले गए वापस एम्स्टर्डम में, टू फाइंड डैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड, यानी कि जहाँ जैसे वॉर ख़त्म हुई वो वापस आए एम्स्टर्डम में, और उन्होंने देखा कि क्या उनकी बेटी की एक डायरी पड़ी हुई है जो बच चुकी है।
कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, उनको लगा मेरी बेटी तो मर गई है पर उसने जो अपने थॉट्स पेन डाउन किए होंगे वो सारा यूनिक रिकॉर्ड होगा इस डायरी में। तो ही टुक एक्शन, उन्होंने कुछ किया। क्या एक्शन लिया उन्होंने उसी डायरी को पब्लिश करवा दिया इंग्लिश के नाम के अंदर, क्या, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी कि किसकी डायरी है, एक यंग गर्ल की है। यानी कि सिर्फ वही सर्वाइवल थे। और जब वो वापस आए एम्स्टर्डम में, यानी उन्होंने देखा उनकी एक डायरी पड़ी हुई है उनकी लड़की की, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी डायरी को क्या कर दिया, यूनिक रिकॉर्ड में बोला उसको, एक यूनिक रिकॉर्ड है उसको, उन्होंने उसको पब्लिश करवा दिया इंग्लिश के टाइटल के नेम के अंदर, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर, यानी कि जो डायरी थी एनी फ्रैंक को कब दी गई थी, जब उनका 13th बर्थडे था, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। यानी कि उन्होंने उनको डायरी मिली है 13th बर्थडे पे। तो क्रॉनिकल्स, अब क्रॉनिकल्स क्या होता है, यानी कि रिदम वाइज यानी कि एक सीरीज वे में लिखना, यानी कि पहले फर्स्ट पॉइंट यानी कि अपनी लाइफ का सीरियल वाइज लिखना, यानी कि ऐसा नहीं कुछ जो लास्ट में आना हो वो पहले लिख दिया, जो पहले आना होगा वो लास्ट में लिख दिया, नहीं, सीरीज वाइज में लिखा। एंड क्रॉनिकल्स ऑफ द इवेंट्स, अपनी लाइफ के जो इवेंट्स थे वो सीरीज वाइज लिखे अपनी लाइफ के। कब, 12 जून 1942 से लेके फाइनल एंट्री उन्होंने कब दी थी, 1 अगस्त 1944 को। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, यानी कि डच ओरिजिनल लैंग्वेज थी पर बड़ी सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, तब जाके ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बनी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, तो इसी के ऊपर, डायरी के ऊपर सेवरल फिल्म्स भी बनी गई। टेलीविज़न, यानी कि टेलीविज़न में भी शो करवाया गया एनी फ्रैंक का, जितनी भी लाइफ थी डायरी में, जितने भी थॉट्स थे। थिएटिकल प्रोडक्शंस भी हुई एंड इवन एन ओपेरा भी चलाई गई बेस्ड ऑन द डायरी में जितना सब कुछ थॉट्स होंगे उनको लेके। डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। अब जितना भी मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड था एनी फ्रैंक का, डायरी आपको एक बताती है कि क्या डेली लाइफ होगी नाजी की ऑक्यूपेशन के अंदर। यानी कि नाजी में का जितना भी नाजी ने जितना भी क्या किया होगा, यानी कि नाजी के लोगों के अंदर जितनी भी लाइफ होगी वो कैसी रही होगी, यानी कैसे उन्होंने उनको टॉर्चर किया होगा, वो सारी डायरी के अंदर आपको पता चलेगा। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, यानी कि इतना सारे लोग जो विक्टिम रहे उन सब का जो डायरी ही थी एनी फ्रैंक की, जो सब कुछ बता रही थी। तभी तो उसको न्यू रिकॉर्ड उसने पापा ने कहा था इसको उस टाइम का, जब वो वापस आए थे एम्स्टर्डम में, क्योंकि वही तो बचे थे ना लास्ट में वॉर के। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एनी फ्रैंक कहती है कि मैं, जितनी मेरी एज है, यानी कि 13 की एज में वो लिख रही हैं डायरी, यानी कि मेरी एज के एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है इसको लिखना, वो भी मेरी जैसी को, यानी कि इतनी छोटी लड़की क्या कर रही है, इस डायरी को लिख रही है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी डैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ द 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। यानी कि ये तो नहीं है कि मैंने कुछ पहले ऐसा लिखा नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि मैं हूँ एक 13 साल की लड़की हूँ, वो भी स्कूल जाती हुई, और लगता है कि मेरे जितने भी थॉट्स होंगे, व्यूज़ होंगे, कोई सुनने को पसंद करेगा, क्योंकि मैं छोटी सी हूँ, कोई मुझे सुनना पसंद करेगा इस डायरी को। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डैट लेटर ऑन, बाद में कोई भी मेरे थॉट्स को सुनना पसंद नहीं करेगा। म्यूजिंग्स होता है सुनना, इंटरेस्टिंग इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर, यानी कि म्यूजिंग्स यानी कि जितने भी थॉट्स होंगे मेरी 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 छोटी लड़की के, क्या कोई पसंद करेगा इन सबको सुनना, थॉट्स को? ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, पर मुझे मैटर नहीं करता कोई सुने या ना सुने। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे पसंद है लिखना तो मैं लिखूंगी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड्स टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी दिल के अंदर जितना भी सब कुछ है वो सारा कुछ लिख डालूँ एक पेपर के ऊपर, क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचें, वो सुने या ना सुने, वो पसंद करें मेरी बात को सुनना या ना करें। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, यानी कि पेपर ज़्यादा सुन सकता है देन पीपल, यानी कि लोग मेरी बात ना सुने पर पेपर तो ज़रूर सुनेगा, मुझे पेपर पता है, पेपर मेरी बात हमेशा सुनेगा, क्योंकि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों से सुनने का। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, तब मैंने ये बात सोची कि पेपर हैज़ अ मोर पेशेंस दैन पीपल, तब जब कब
जब मैं बड़ी उदास थी, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं उदास थी और बैठी हुई थी घर पे ही विद माई चिन इन माई हैंड्स। अब चिन मेरे हाथों में थी, यानी कि ये बता रहा है कि कितनी उदास थी और कुछ नहीं था उसके पास करने को। वो बोर हो रही थी, लिस्टलेस हो रही थी, उसके पास कोई भी ना ही उसके पास कोई इंटरेस्ट बचा था, ना ही कोई काम था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो, वो सोच रही थी क्या मैं घर में रहूँ क्या बाहर जाऊँ। तो ये सब कुछ सोचा उसने, और उसी सोच में उसने ये भी सोच ली कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होंगी उन लोगों से सुनने से। कंपेयर करी थी उनको। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यानी कि मैं वहीं पे बैठी रही जहाँ पे मैं सोच, ब्रूडिंग यानी कि डीप थॉट्स जो उसके पास थे उस टाइम, यानी कि मैं यहाँ पे रहूँ बाहर जाऊँ। और उसने पेपर को भी इतना अच्छा, इसने ये लाइन कही यहाँ पे, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ वो फिर से रिपीट करती है, पेपर के पास तो ज़्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, मैं उसको रेफ़र कर रही हूँ डायरी, मैं इसको किसी को भी पढ़ने नहीं दूँगी, ना ही मेरा कोई प्लान है। जितने भी मैं थॉट्स अपने पेन डाउन करूँगी इस डायरी में, मैं किसी को पढ़ने नहीं दूँगी। एक स्टिफ बैक नोटबुक है, यानी कि हार्ड कोई नोटबुक डायरी की होगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक मैं किसी को पढ़ने नहीं दूँगी जब तक मुझे क्या नहीं मिलेगा, एक रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा। इट प्रोबेबली वोंट मेक इट अ बिट ऑफ डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस तो नहीं क्रिएट करता, पर मैं ये अपनी डायरी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता। अब इसे ये पता चल रहा है कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मुझे प्रॉम्प्टेड मी, यानी कि मुझे ऐसा क्या हो गया कि मुझे डायरी अपने पास रखनी पड़ी। अब क्या रीज़न था उनके पास डायरी रखने का? अब यही था कि मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई सच्चा दोस्त अभी तक तो नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे आपको बताने तो क्लियरली साफ साफ वर्ड्स में। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई नहीं सोचेगा, सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि 13 year old, यानी कि एने फ्रैंक की एज क्या है, 13 year old लड़की कि पूरे वर्ल्ड में अकेली है, यानी कि उसका कोई भी अभी ट्रू फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, हाँ मैं हूँ भी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास लविंग पेरेंट्स भी है, मेरे पास एक 16 साल की मेरे पास एक बड़ी बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे पास अबाउट लगभग कितने पीपल हैं, 30 people हैं मैं जिनको बुला सकती हूँ फ्रेंड्स। आई कैन यानी कि बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली भी है, मेरी लविंग आंट्स भी हैं और एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, यानी कि ऊपर ऊपर से तो यही लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, यानी कि सब कुछ है, यानी कि फैमिली सब कुछ है मेरे पास। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस किसको छोड़ के, मेरे एक सच्चे दोस्त को छोड़ के, यानी कि उनको ट्रू फ्रेंड की यानी कि उनको चाहिए कि मैं, मेरे पास एक अच्छा दोस्त हो। ऑल आई थिंक अबाउट दैट आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मुझे बस यही लगता है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होंगी तो मेरा अच्छा टाइम होगा। आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं कुछ बात तो नहीं कर सकती अपने फ्रेंड्स के साथ, पर क्या बात करूँगी, सिर्फ अपनी ऑर्डिनरी जो डे टू डे जितना भी कुछ दिन जैसे मेरा स्पेंड हुआ होगा, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी वैसे ही चीज़ें बात करूँगी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कभी क्लोज तो नहीं आ सकूँगी, एक यही तो प्रॉब्लम है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ इतनी पास नहीं आ सकती। मे बी ये मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा ही फॉल्ट होगा कि मैं उससे इतना क्लोज नहीं आ पा रही हूँ। डैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड इन ईच अदर यानी कि मैं अपनी जितनी भी मेरी पर्सनल थिंग्स होंगी, यानी कि जितनी भी मेरी डे टू डे लाइफ में जितनी भी प्राइवेट थिंग्स होंगी, मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊँगी अपनी फ्रेंड के साथ। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब यही केस है जो मैं कह सकती हूँ, ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, मुझे पता है ऐसी सोच कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपनी शेयर नहीं कर सकती हूँ अपनी प्राइवेट वाली चीज़, और यही चीज़ें चलती रहेंगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड टू डायरी, अब यही चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे क्या लिखनी पड़ी, डायरी। अब डायरी लिखने का रीज़न यही था कि उनके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था। अब ट्रू फ्रेंड नहीं था यानी कि उनको बातों को शेयर करना था, कोई उनकी सुने। अब सुन कौन सकता था, सिर्फ पेपर, यानी कि पेपर ही था जो उनके थॉट्स को सुन सकता था, और जितनी भी प्राइवेट वाली थिंग्स थी वो अपनी एक डायरी में पेन डाउन कर लेती। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी कि मैंने जो अपनी इमेजिनेशन में जिस फ्रेंड का मैं लंबे समय तक वेट कर रही थी, मैंने उसके अपने इमेजिन कर लिया था, उसकी इमेज बना ली थी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स,
यानी कि जॉट डाउन यानी कि लिख देना, जितने भी जैसे बाकी लोग लिखते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक सब कुछ लिख देना। मैं ऐसे नहीं लिखना चाहती बाकी लोगों की तरह, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, यानी कि ज़्यादातर लोग जैसे अपनी पेन डाउन कर देते हैं थॉट्स, मैं वैसा नहीं करना चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ मेरी डायरी मेरी खुद की एक फ्रेंड बने, यानी कि ऐसी फ्रेंड बने जो मेरे थॉट्स को सुन सके। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब उनकी डायरी का नाम क्या था? किटी। सिंस नो वन वुड बिलीव अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यानी कि जैसे ही मैंने उस पर लिख दिया सब कुछ, कोई भी नहीं समझेगा उसमें। डायरेक्टली मैंने अगर लिखना चाहा, कोई नहीं समझेगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ताकि मेरी कोई डायरी पढ़े उससे पहले मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा। मच एस आई डिसलाइक डूइंग, पर मुझे तो, मैं चाहती नहीं मेरी लाइफ के बारे में कोई जाने, मैं नफरत करती हूँ, यानी कि मुझे नहीं पसंद कोई मेरी लाइफ के बारे में जाने। क्योंकि नाजी के लोग तो इतना उन्होंने टॉर्चर किया था, और ऐसी कंडीशन को बताना तो वो तो पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी डायरी से पढ़ने से पहले वो चाहती थी कि मेरी लाइफ के बारे में लोग जाने। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, वो क्या बताते हैं कि मेरे पापा सबसे प्यारे फादर हैं सब में से। आई हैव एवर सीन, जब तक जितने पापा मैंने देखे लोगों के, सबसे ज़्यादा प्यारे सिर्फ मेरे ही पापा हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, यानी कि किस एज में उनके पापा ने शादी की? 36 की। और मदर की एज क्या थी? 25। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, उनकी सिस्टर का जन्म कहाँ पे हुआ? फ्रैंकफर्ट में, जो जर्मनी में, 1926 में। और आई यानी कि किसका? जो स्पीकर एनी फ्रैंक। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मैं कब बॉर्न हुई? 12 जून को 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वो रहते थे एनी फ्रैंक फ्रैंकफर्ट में, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू द ऑलैंड इन 1933, तो मेरे पापा ने क्या किया? वो ऑलैंड में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंड ऑफ फ्रैंक, उनकी मम्मा का नाम था एडिथ हॉलैंड ऑफ फ्रैंक, वो भी चले गए मेरे पापा के साथ ऑलैंड में सितंबर में। वाइल जो मॉर्गॉट थी उनकी बहन एंड आई, यानी कि वो, एनी फ्रैंक और मॉर्गॉट वर सेंट टू द एकन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, वो अपनी कहाँ पे रहे? ग्रैंड मदर के साथ रहे एकन में, यानी कि वो ऑलैंड नहीं गए उनकी बहनें, सिर्फ उनके पापा और मम्मा ही गए। मैरगॉट वेंट टू द ऑलैंड इन दिसंबर, यानी कि उनकी जो बहन थी वो कब गई ऑलैंड? बाद में गई, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब, और मुझे कब लिया गया? फेब के महीने में। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल, मुझे ऐसे रखा गया टेबल के ऊपर जैसे मैं किसके तौर पे हूँ, एक बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे मुझे लिया गया मैरगॉट के बर्थडे के टाइम, यानी कि उनका बर्थडे था मैरगॉट का, और मुझे ऑलैंड लिया गया किस वे में? जैसे मैं उनके लिए बर्थडे प्रेजेंट कर रही हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब मुझे किस स्कूल में डाला गया? मंसूरी नर्सरी स्कूल में मुझे डाला गया। अब मंसूरी स्कूल ऐसा होता है जहाँ पे पूरी प्रिपरेशन होती है, यानी कि प्रॉपर वे में स्कूल होता है एक। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 साल की हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैं वहाँ पे रही कब तक? जब तक मैं 6 साल की थी। और उस टाइम, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस टाइम पे मैं क्या थी? अपनी फर्स्ट फॉर्म में पढ़ती थी। और जब मैं 6th फॉर्म तक पहुंच गई, माई टीचर कौन थी? मिसिस क्यूपरस, वो कौन थी? हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही पूरा साल ख़त्म हो गया, मैं और मेरी हेड मिस्ट्रेस आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को फेयरवेल दे रहे थे, यानी कि अब उनका टाइम वहाँ पे पढ़ने का ख़त्म हो चुका था, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए थे? अटैच हो गए थे, तो यानी कि अलग होना मुश्किल हो रहा था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, या 1941 को, वो भी समर के टाइम उनकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, तो जरूरत पड़ गई ऑपरेशन करवाने की, उनको ऑपरेशन भी हुआ। तो इसी की वजह से जो एनी फ्रैंक का जो बर्थडे था वो लिटिल सेलिब्रेशन से पास हुआ, यानी कि इतनी सेलिब्रेशन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनकी दादी क्या थी? बीमार थी। ग्रैंड माँ डाइड इन जैन 1942, जिसकी वजह से जैन 1942 को, यानी कि 1 साल के बाद, ऑपरेशन के 1 साल के बाद उनकी दादी की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ और उनको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942, यानी कि पहला सेलिब्रेशन जो बर्थडे हुआ था वो तो अच्छा नहीं हुआ, पर जो नेक्स्ट ईयर का जो बर्थडे था एनी फ्रैंक का, वॉज इंटेंडिंग टू मेक अप फॉर द अदर, वो ऐसा बर्थडे बनाया गया, यानी कि जितने भी बाकी बर्थडे हुए होंगे ना उनको भी कवर अप कर रहा था, यानी कि इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुई। एंड ग्रैंड माँ कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, तो ग्रैंड माँ की कैंडल को भी जलाया गया एज कम्पेयर टू रेस्ट।
द फोर ऑफ अस इज स्टिल डूइंग वेल, यानी कि वो उनके पापा, एनी फ्रैंक और मैट गॉड सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब जाके वो 20 जून 1942 को अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करते, पर सबसे पहले उनको क्या करना था, अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच देना था। अब उन्होंने दे दिया, अब लिखने जा रही हैं वो डायरी। सैटरडे 20 जून 1942 को लिखने जा रही है डियरेस्ट किटी, यानी कि अपनी डायरी से वो इतना प्यार करती थी, तभी उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी की पूरी क्लास क्या करी थी, यानी कि वो शेक कर रही थी, यानी कि उनके पाँव कांप रहे थे। अब किस वे में कांप रहे थे, क्या उनको डर लग रहा था, क्या नर्वसनेस थी उस टाइम पे, क्लास की कंडीशन बता रहे हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स, क्या रीज़न था, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल केप। अब क्या था वहाँ पे कि कौन आगे वाली क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पीछे ही रह जाएगा, यानी कि पिछले वाली क्लास में ही रह जाएगा और आगे प्रमोट नहीं होगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, तो आधी तो क्लास बैट में लगाने में बैठी हुई थी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जियन एंड आई लाफ अवर सेल्स, जियन थे और मेरी उनकी फ्रेंड थी यानी फ्रैंक और मैं, तो हंस रहे थे खुद पे ही, सिली एट द टू बॉयज। अब हंस रहे थे खुद से ही, किस पे हंस रहे थे, उन दो लड़कों के ऊपर जो हमारे पीछे थे। अब क्या था उनका नाम, सियन एंड जैकस, हु हैव स्टॉक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स जो थी उन्होंने किस में लगा दी, बेट पे लगा दी। अब क्या बेट लगाई उन्होंने, अब यही बेट लगाई थी कि कौन जाएगा आगे, कि कौन नहीं जाएगा आगे, कौन नेक्स्ट वाली क्लास में जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो गए, नहीं मैं तो नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, पढ़ा नहीं था, नहीं तुम हो जाओगे, नहीं या मैं तो नहीं हो सकती। इवन जी स्प्लिटिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट कॉम दैम डाउन। इवन की जो जी थी, यानी कि जिस कौन उनकी फ्रेंड थी, वो भी क्या कर रही थी, सोच रही थी। और मैं, मेरा जो गुस्सा था वो भी निकल गया, किन के ऊपर, उन दोनों के ऊपर, जो पीछे जो लड़के क्या करते बैट लगा रहे थे, और वो भी उनको चुप नहीं करवा सका। इफ़ यू आस्क मी, तो मुझे तो पूछो कि किन बच्चों को भेजना चाहिए आगे वाली क्लास में, मैं तो ये बोलूँगी कि आधी से जो क्लास है, देर आर सो मैनी डमीज दैट वुड अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यानी कि क्वार्टर से ज़्यादा क्लास को तो पीछे ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आधे से ज़्यादा डमीज़ हैं, यानी कि स्टूपिड लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, तो उनको पीछे ही रखो। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यानी कि 1/4 जो हिस्सा है क्लास का उसको पीछे ही रखो, यानी कि 25% कह सकते हो। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, पर कुछ नहीं पता टीचर्स क्या कर लें, उनका क्या डिसीजन आ जाए, कुछ नहीं पता। अनप्रडिक्टेबल यानी कि कुछ नहीं पता किस टाइम वो क्या कर लें। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं वरिड तो नहीं हूँ, ना ही मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, ना ही खुद के लिए, हमें पता है हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स, बस यही है मुझे डर है सिर्फ मैथ्स में। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ टू वेट, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक जब तक हमें अपना दिल को लूज़ नहीं करना चाहिए। टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, यानी कि अपनी होप को मत छोड़ो, बनाए रखो उसको, तुम ज़रूर हो जाओगे, तुम नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, यानी कि सब टीचरों से तो मेरी बनती थी। एनी फ्रैंक कह रही है देर आर 9 ऑफ देम, 9 थे, 7 मैन थे और 2 कौन थी, वुमेन थी, टीचर के बारे में बता रहे हैं। मिस्टर किजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, अब ओल्ड फॉगी हो गए एक ओल्ड फैशनेबल पर्सन, यानी कि पुराने ज़माने वाला पर्सन, एक किजिंग जो मैथ्स वाले टीचर्स थे। वॉज अनायड विद मी, वो मेरे से गुस्सा ही रहते थे, बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा क्या करती थी, बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, मुझे वार्निंग्स भी दी गई थी। ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट था, या टॉपिक क्या था, चड बॉक्स। चड बॉक्स यानी कि वो जो बड़ा बोलता है। वट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। अब एनी फ्रैंक खुद ही मन में सोचते हैं, उनको टॉपिक तो दे दिया टीचर ने, क्या नाम था उनका, किजिंग, अब दे दिया, वो सोचे मैं क्या लिख सकती हूँ इसके बारे में, आई वुड वरी अबाउट लेटर, चलो मुझे इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, यही उन्होंने सोचते उसको बंद किया और डाल दिया अपनी नोटबुक को, कॉपी यानी कि उसको रख दिया, टक कर दिया बैग के अंदर, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप बैठ गए। कौन, एनी फ्रैंक चुप बैठ गई। यही किसने, क्योंकि किसिंग ने उनको टॉपिक दे दिया था, क्लास में वो चुप बैठ गई। दैट इवनिंग आफ्टर हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जैसे ही उसी इवनिंग में उन्होंने अपना क्या किया, होमवर्क को कंप्लीट किया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तब जाके मुझे लिख कर लगा, ओहो मुझे तो को क्या मिला था, नोट भी मिला था। अब क्या नोट था, मुझे शैडो बॉक्स और ऐसे भी क्या लिखना था,
टॉपिक लिखना था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सोचने लगी सब्जेक्ट के बारे में। वेल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और क्या यानी कि टिप आदत होती है लोगों को, बच्चों को, कि वो पेन का टिप खाने की, तो वो खाने लगी, सोचने भी लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी क्या कर सकता है, यानी कि वर्ड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिस छोड़ सकता है, तो वो पेन डाउन कर सकता है अपने थॉट्स। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉपिक। पर मुझे क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, मुझे बस यही बताना है कि बोलना कितना ज़रूरी है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अपने टीचर को मुझे यानी कि मिस्टर किसिंग को यही बताना है, उन अपनी आर्गूमेंट यही देने हैं, यानी कि यही टॉपिक लिखने हैं कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग क्या है, यानी कि बोलना इतना ज़रूरी क्यों है। आई थॉट एंड सडनली आई हैव एड एन आई, मैं सोच रही मैं क्या लिखूँ, तब मुझे एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस, तब जाके मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन में, जो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था लिखने को, वो मैंने लिखा। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो क्या थे, मेरी सेटिस्फैक्शन थी उनको, जो मैंने टॉपिक लिखा था। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने ये बताया कि बच्चे का बोलना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी कि उसका एक करेक्टर है, तो वो बच्चे का है, वो बच्चा तो बोलेगा। एंड डैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, पर फिर भी मैंने अपना अच्छा किया, यानी कि आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा कर सकती थी, अपने आप को बात करने से रोक सकती थी जितना मैंने किया। बट डैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, पर फिर भी मैं अपने आप को ठीक तो नहीं कर पाई इस हैबिट से कि मैं अपने आप को चुप रखूँ। सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच, क्योंकि मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा बात करती है, अगर मेरी मदर इतनी ज़्यादा बात करती है तो मेरे में भी वो करेक्टर आया ही होगा। डैट नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि उनकी मदर से उनके पास भी सेम करेक्टर है, तो वो भी क्या कर सकती हैं, उस इनहेरिटेड ट्रेड से बच नहीं सकती, यानी कि वो ट्रेड उनको मिल चुका है। इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी कि जो ट्रेड्स पास होते हैं, जो उनके ट्रेड्स मिले हुए होंगे उनको मम्मा से, उनके पास। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ, तो यही पढ़ के मिस्टर किसिंग हंसने लगे मेरे आर्गूमेंट में। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, पर जैसे ही ये तब तक चला, आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, पर फिर जो मेरी बात थी, जो मेरा बात थी नेक्स्ट लेसन तक ऐसे ही रहा, यानी कि वो चुप थी। कब तक, 2 लेसन तक तो वो चुप रही, तब जाके उन्होंने मुझे क्या दिया, एक दूसरा ऐसे भी दे दिया। अब जैसे उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दिया, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसा जो बात करती है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि ये ठीक ही नहीं हो सकती, ये इसको जितना भी आप काम दे दो ये करेगी, यानी कि जितनी भी बात होगी वो करेगी। आई हैंडेड इट इन मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर होल लेसन, अब जाके मैंने क्या किया, उसको दे दिया, और मिस्टर किसिंग को कोई कंप्लेन नहीं रही 2 लेसन्स तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब जैसे थर्ड लेसन हुआ वो भी थक गए, यानी कि अब तो उनकी भी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। एनी फ्रैंक हैज़ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग क्लास राइट एन ऐसे, यानी कि तुम दोबारा ऐसे लिखोगे अब क्वैक 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 के ऊपर। सर मिस्ट्रेस चिट बॉक्स, तुम एक क्या हो, एक चट बॉक्स की तरह बात कर रही हो। द क्लास रोड, क्लास इस टॉपिक को देखने फिर से हंसने लगी। आई हैड लव, तो उसी के बेसिस पे मुझे भी हंसने लगा, यानी कि मैं भी हंस गई उनके साथ साथ। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंक्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ शैडो बॉक्स, यानी कि उनको इतनी बार शैडो बॉक्स के ऊपर टॉपिक मिल चुका था, अब तो वो क्या हो गई थी, थक गई थी, यानी कि उनके पास सारे व्यूज़ क्या हो गए थे, ख़त्म। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब जाके मुझे क्या हो गया कि मैं अपने कुछ और आइडिया मुझे लाना पड़ा, समथिंग ओरिजिनल, जो क्या हो, जो ओरिजिनल टॉपिक हो। समथिंग ओरिजिनल, माई फ्रेंड सैनी वो गुड एट पोइट्री, जो मेरी फ्रेंड थी सैनी वो अच्छी थी किसमें, पोइट्री में। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, उन्होंने मेरी मदद करी ऐसे लिखने में, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प फॉर जॉय, यानी कि उन्होंने बोला कि मैं पोइट्री की फॉर्म में एक ऐसे लिखूंगी, और जम्प यानी कि मैं तो खुश हो गई, यानी कि मेरी कोई मदद करेगा, क्योंकि उनके पास तो व्यूज़ खत्म हो गए थे एनी फ्रैंक के पास। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग क्या करने लगे, मेरे ऊपर जोक प्ले करने लगे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, एंड आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज हनी, मैं चाहती थी ये मेरे ऊपर जोक तो बना रहे हैं, तो मैं चाहती थी मैं ऐसा टॉपिक लिखूँ, ऐसे आर्गूमेंट दूँ अपना कि वो जोक उन पर खुद ही बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने अपनी पोइम को फिनिश करा। इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक, वो किसके बारे में थे, मैंने क्या टॉपिक आर्गूमेंट रखा, मदर डक के बारे में। एक फादर स्वैन थे, उनके बेबी डकलिंग्स थे, कितने, 3, हु आर बिटन टू डेथ, यानी कि उनको मारा जाता था, किस वे में, पापा उनको मारते थे, क्यों, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोलते थे क्वैक क्वैक क्वैक, अब डक है तो क्वैक 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 तो करेंगे ही ना।
अब उनसे तो हक छीना नहीं जा सकता उनका बोलना। लकली मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे। थैंक गॉड कि मिस्टर किजिंग ने ये वाला जो जोक था अच्छे वे में लिया। अगर कुछ और उन्होंने सोचा होता तो वो क्या पता उसको पनिशमेंट और दे देते। पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने पूरी क्लास को वाली पोएम सुनाई, अपने कमेंट भी पास किए टू सेवरल अदर क्लास एज वेल। और क्या किए, पूरे कमेंट्स ने पूरी क्लास को भी सुनाई टू सेवरल अदर क्लास एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक। तब जाके मुझे बात करने का मौका दिया गया, बोला गया अब तुम्हें परमिशन ग्रांटेड, अब तुम बात कर सकते हो। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा। तब जाके मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। बस इसके बजाय इसके अपोजिट में क्या हो गया, मिस्टर किजिंग ऑलवेज मेक जोक इन द क्लास। जब वो पढ़ाते थे मैथ्स तब जाके वो यानी कि थोड़ा जोक क्रैक कर लेते थे। यूवर्स यानी कि एनी ने लिखी थी। कहाँ से लिया गया ये पार्ट, उन्हीं की डायरी यानी कि यंग गर्ल से लिया गया। और कुछ अडेप्टेशन यानी कि कुछ चेंजेस तो की गई हैं। यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, यानी कि एनी फ्रैंक जो थी किससे वो बच रही थी, किससे, नाजिस के लोगों से बच रही थी। क्योंकि नाजिस के लोग क्या कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे, तो वो जाके हिडन प्लेसेस में छुप गई। और जैसे ही एम्स्टरडेम में जब वॉर ख़त्म हो गई तो ऑटो फ्रैंक पापा ने क्या किया, उनकी यूनिक रिकॉर्ड बताया गया उनकी डायरी को और उसको पब्लिश करवाया गया एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। वो डायरी काफ़ी लैंग्वेज में थी पर उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेज तो डच थी, जैसे उनको ट्रांसलेट किया गया। फिर यानी कि उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उस डायरी को लिखना, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरे थॉट्स को पढ़ना तो कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि मैं 13 साल की लड़की और मेरे व्यूज़ को कोई पसंद करेगा। फिर उन्होंने कहा मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोई सुने या ना सुने, पर मैं तो अपने व्यूज़ को पेन डाउन करूँगी। तब जाके क्या हुआ, उनके पास कोई फ्रेंड तो नहीं था कोई रियल फ्रेंड नहीं था जो चाहती थी मेरे पास हो। तब जाके उन्होंने अपनी एक रियल फ्रेंड किसको बना दिया, किटी को, जो उनकी डायरी थी। ये रीज़न था एक डायरी लिखने का, वो चाहती थी मेरे पास एक मेरा ट्रू फ्रेंड हो। उनको पसंद तो नहीं था अपने बारे में बताना कि वो डायरी शुरू करने से पहले अपने बारे में बताएं, पर वो बताना चाहती थी ताकि मेरे लोग मेरे बारे में जाने सबसे पहले। उन्होंने कहा कैसे वो नर्सरी स्कूल में गए, उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताया, कैसे उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर जाकर उन्होंने डायरी में क्या बताया कि उनकी जो फ्रेंड्स थी कैसे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को उनके ऊपर हंस रहे थे, वो कैसे वो बता रहे थे कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा नहीं जाएगा। उनको टॉपिक्स भी दिए गए चैट बॉक्स के ऊपर। मिस्टर किजिंग जो उनके मैथ्स के टीचर थे उनको टॉपिक देते रहते थे। मैं चाहती थी कि ये जोक उन पे ही उल्टा पड़े और वो मुझे परमिशन दे दें कि मैं क्लास में बात करूं, और एंड द एंड वही हुआ। मेक जोक्स दिस डेज, यानी कि कौन जोक्स बनाने लगा, मिस्टर किजिंग ही वो जोक्स बनाने लगे जब पढ़ाते थे। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। ओके, थैंक यू।